गर्मियों की उस शाम में सूरज ढलने को था, लेकिन नरसिंहपुरा गांव के बाहर एक सुनसान खेत में एक ऐसी घटना घट रही थी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वहां दो युवक एक 16-17 साल की दुबली पतली लड़की को जबरदस्ती घसीट रहे थे। लड़की के पैरों में कोई कपड़ा नहीं था और उसके ऊपरी शरीर पर फटे हुए कपड़े खून से सने हुए थे। उसकी चीखें आसपास के खाली मैदान में गूंज रही थी, मुझे मत मारो, घर जाने दो, मुझे मत मारो। लड़की का नाम राधा बदला हुआ नाम था, जो पास के ही एक गांव की रहने वाली थी। वह स्कूल से घर लौट रही थी कि रास्ते में उन दो युवकों ने उसे घेर लिया। पहले तो उन्होंने उसे डराया धमकाया, फिर जबरन उसे खेत की ओर ले गए। राधा ने जितना विरोध किया, उनकी हिंसा उतनी ही बढ़ती गई। उसके कपड़े फाड़ दिए गए, शरीर पर लात घूंसे बरसाए गए और फिर गांव वालों की प्रतिक्रिया। कुछ देर बाद पास से गुजर रहे एक किसान ने चीखें सुनी और मदद के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने दृश्य देखा, वह चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? छोड़ो इस बच्ची को। उसकी आवाज सुनकर दोनों युवक भाग खड़े हुए, लेकिन तब तक राधा बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। गांव वालों ने राधा को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसके गंभीर घावों का इलाज किया। पुलिस को सूचना मिलते ही केस दर्ज किया गया और दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सवाल जो अब भी मन को कचोटते हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह एक कमजोर, अकेली लड़की थी। कहाँ था समाज? गांव में इतनी बर्बरता हो रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। क्या सजा मिली? क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है, या ऐसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त कानून चाहिए? समाज की जिम्मेदारी। राधा की कहानी कोई पहली या आखिरी नहीं है। हर दिन कहीं न कहीं न जाने कितनी लड़कियां ऐसी यातनाएं झेल रही हैं। अगर समय रहते आवाज न उठाई जाए तो ये हैवानियत बढ़ती ही जाएगी। मौन रहना अपराध को बढ़ावा देना है। अगर आपने कभी ऐसा कुछ देखा या सुना तो तुरंत आवाज उठाएं, क्योंकि आज राधा थी, कल कोई और हो सकता है। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और खेतों के बीच पसरा सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। गर्मियों की तपन में खेत की मीड़ों के किनारे सूखी घास की महक उड़ रही थी। लेकिन उस दिन का सन्नाटा कुछ अलग था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार हो रहा हो। गांव से कुछ दूर एक सुनसान खेत में एक लड़की दौड़ती हुई दिखी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर और बदहवासी साफ झलक रही थी। पीछे 3 लड़के थे, हाथों में लाठियां, चेहरों पर हैवानियत की परछाई, और उनके साथ एक रहस्यमयी महिला जिसकी आंखों में न कोई भाव था, न दया। लड़की बार बार मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। खेतों के पास कोई बस्ती नहीं थी, सिर्फ जंगल, तंबू और वो भट्ठियां थी जहां लकड़ी से कोयला बनाया जाता था। कुछ समय पहले तक ये जगह मजदूरों के शोर से भरी रहती थी, पर अब वीरान थी। रुको, एक लड़के ने चीखते हुए कहा और फिर अचानक लाठी को ऊपर उठाया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से लड़की के सिर पर वार किया। धप! लड़की की चीख एक पल में शांत हो गई। उसका शरीर जमीन पर गिरा, जैसे कोई खिलौना टूट गया हो। महिला ने लड़कों को इशारा किया, यहाँ नहीं, तंबू के पीछे ले चलो। तीनों लड़कों ने बेहोश लड़की को उठाया और खेत के उस हिस्से की ओर ले गए जहां लाइन से कई तंबू गड़े थे। पास ही 5 भट्ठियां जल रही थीं। भट्ठियों से उठता काला धुआं आसमान में मिल रहा था, जैसे किसी बड़े अपराध का गवाह बन रहा हो। तंबू के पीछे एक गड्ढा खोदा गया था, शायद पहले से तैयार था। महिला ने चुपचाप गड्ढे की ओर इशारा किया। जिंदा है अभी, एक लड़के ने डरते हुए कहा। तो क्या हुआ? जलती भट्ठी बहुत कुछ छिपा लेती है, महिला ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। दूसरी सुबह गांव में हलचल थी। लड़की, जिसका नाम अनुष्का था, गांव की सबसे होशियार छात्राओं में से एक थी। वो एक रिपोर्ट बना रही थी भट्ठियों पर हो रहे अवैध काम और बाल मजदूरी के खिलाफ। उसने कुछ तस्वीरें और वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड किए थे, लेकिन अब वो गायब थी। उसके माता पिता थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने सामान्य शिकायत दर्ज करके उन्हें लौटा दिया। लड़की होगी, भाग गई होगी। आजकल की लड़कियां। पर एक युवक रोहित, अनुष्का का करीबी दोस्त, जानता था कि कुछ गलत हुआ है। वो जानता था कि अनुष्का किसी बड़े रहस्य की तह तक जा रही थी। उसी शाम वो अकेले खेतों की ओर निकला, कैमरा और बैटरी वाली टॉर्च लेकर। खेत के पास पहुंचते ही उसे एक तंबू के पास अजीब सी दुर्गंध आई। भट्ठियां अभी बुझी नहीं थीं। रोहित ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की और धीरे धीरे तंबुओं की ओर बढ़ा। तभी उसे जमीन में कुछ सफेद झलकता दिखा, जैसे किसी का हाथ हो। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने जमीन खुरचनी शुरू की और थोड़ी देर में जो देखा, उसके होश उड़ गए। वो अनुष्का का चेहरा था, बेहोश, लेकिन सांसें चल रही थीं।
रोहित ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन इस बार उसने वो रिकॉर्डिंग भी भेजी जो अनुष्का ने की थी, भट्ठी मालिकों की सच्चाई और महिला की बातों की रिकॉर्डिंग। अंतिम मोड़, पुलिस को इस बार मीडिया का भी दबाव था। केस खुला, महिला को गिरफ्तार किया गया, जो असल में भट्ठी माफिया की एक एजेंट थी और बच्चों की आवाज दबाने का काम करती थी। तीनों लड़के भी पकड़े गए। अनुष्का को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, उसकी जान बच गई। रोहित ने उसकी रिपोर्ट को मीडिया तक पहुंचाया और आज उस खेत पर अब कोई भट्ठी नहीं बल्कि एक स्कूल है, अनुष्का के नाम से। गर्मी की उस तपती दोपहर में गांव के बाहर एक निर्जन रास्ते पर कुछ लड़के और एक महिला चल रहे थे। उनके पीछे पीछे एक लड़की घबरा रही थी, जैसे वह किसी समस्या में फंस गई हो। अचानक एक लड़के ने क्रोध में लाठी उठाई और लड़की के सिर पर पूरी ताकत से मारी। लड़की की चीख सुनसान रास्ते की खामोशी में खो गई। ये सब देखकर महिला ने तुरंत लड़कों को समझाया कि ऐसा कुछ भी उनके उद्देश्य को पूरा नहीं करने में मदद नहीं करेगा। लड़कों ने सिर हिलाया और सब फिर से चुपचाप चलने लगे। करीब 100 मीटर की पैदल यात्रा के बाद वे सभी एक खेत के किनारे पहुंचे। वहां खुले मैदान में जमीन पर ताक झांक करते तंबू गड़े थे और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वे किसी बड़े आयोजन की तैयारी में उपयोग हों। तंबुओं से कुछ ही दूरी पर लकड़ी से कोयला बनाने वाली 5 भट्ठियां जल रही थीं। भट्ठियों का गहरा धुआं आसमान में फैल रहा था। उनका अलक्ष्य उस महिला के चेहरे पर झलक रहा था। वह महिला, जो शायद उनकी नेता थी, सामने आए और बोली, यहाँ हम सुरक्षित हैं, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता था, ये सभी लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे? तंबू और भट्ठियों का क्या उद्देश्य था? और वह लड़की जिसे बेरहमी से मारा गया था, उसका इस सब में क्या भूमिका थी? जल्दी ही गांव में इस गुप्त गतिविधि की कानाफूसी होने लगी। लोग खुसुर पुसुर करने लगे और उनमें तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ ने कहा कि यह अवैध कोयला व्यवसाय का अड्डा है, जबकि अन्य ने इसे किसी गुप्त धार्मिक अनुष्ठान के हिस्से में शामिल बताया। गांव के बुजुर्गों ने स्थिति को समझने और गांव की रक्षा के लिए कुछ जिम्मेदार युवकों की एक टोली बनाई। वे उस लापता लड़की के बारे में चिंतित थे और जानना चाहते थे कि आखिर उसकी स्थिति क्या है। रात गहराते ही टोली ने चुपके से खेत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने तंबुओं के पास पहुंचकर एक भयावह दृश्य देखा। भट्ठियों के पास धीमी आंच में काली आड़ी लकड़ियां जल रही थीं। टोली को देखकर वहां की महिला ने अपनी मर्जी से सब कुछ बता दिया। वास्तव में ये सब एक पुराने पारिवारिक विवाद का हिस्सा था, जो व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता के कारण जटिल हो गया था। वह लड़की इस विवाद के बीच अनजाने में फंस गई थी। महिला ने बताया कि उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। टोली ने स्थिति को सुलझाया और लड़की को सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। गांव का नाम था अंधेरी खेड़ा, जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। वहां आज भी कुछ ऐसी परंपराएं थीं जिनके बारे में लोग बात करते डरते थे। वहां की सबसे खौफनाक जगह थी पुरानी ईंट भट्ठी। कहते हैं रात में वहां से चीखों की आवाजें आती थीं, लेकिन कोई सामने नहीं आता। रात 1:35 बजे भट्ठी के पास घनी रात थी और आसमान में बादल घिरे हुए थे। भट्ठी की बुझी राख के बीच अभी भी अंगारे टिमटिमा रहे थे। अचानक एक जीप आकर रुकी। उसमें से उतरे 6 लोग, सबने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे ढंके हुए। उनमें से 2 जवान लड़के थे और 4 अधेड़ उम्र के। कोई आवाज नहीं कर रहा था, पर उनकी चाल में जल्दबाजी थी। वे भट्ठी के चारों ओर खड़े हो गए और इशारों में बात करने लगे। फिर उन 2 लड़कों ने भट्ठी के अंदर से कुछ खींचना शुरू किया। वह एक जलती हुई लाश थी, जो अभी पूरी तरह से नहीं जली थी। लाश का शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। चमड़ी जगह जगह से पिघल चुकी थी, जैसे किसी ने प्लास्टिक को आग में डाला हो। लेकिन हैरानी की बात थी कि हड्डियां पूरी तरह सलामत थीं। उस मांस के लोथड़े से अब भी धुआं निकल रहा था, तेज बदबूदार धुआं, जिसने वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम कर दी। शुरू करो, एक बूढ़े ने कहा। बाकी लोग कुछ मंत्रों जैसा बड़बड़ाने लगे। लड़कों ने लाश को एक बड़े नीले तिरपाल पर रखा और उस पर एक चमकदार पाउडर छिड़का, जिससे तुरंत नीली लपटें उठने लगी। फिर सबने मिलकर उसे एक लकड़ी के ढांचे में रखा और कुछ विशेष औषधियां जलाकर वातावरण में छोड़ी। अब बात साफ हो चुकी थी, ये कोई सामान्य अंतिम संस्कार नहीं था, बल्कि एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था। लेकिन क्यों? भट्ठी में जलती ये लाश कोई आम इंसान नहीं थी। वह एक गांव का आदमी था, हरिचरण, जो पिछले महीने अचानक गायब हो गया था। उसके बारे में माना जाता था कि उसने किसी तांत्रिक से अमरता का सौदा किया था, पर वो सौदा अधूरा रह गया। और अब
ये लोग उस अधूरे सौदे को पूरा करने आए थे, उसकी आत्मा को स्थायी रूप से बांधने के लिए। तभी एक लड़के ने पूछा, अगर ये फिर लौट आया तो? बूढ़े ने गहरी आवाज में जवाब दिया, अगर सही विधि से इसका नाश नहीं किया गया तो ये अगली पूर्णिमा को फिर उठेगा और तब इसे रोकना नामुमकिन होगा। अगले पल चारों ने एक साथ मिलकर लाश को फिर से भट्ठी में डाल दिया। इस बार उसके साथ एक लाल रंग की मिट्टी से बना घड़ा भी गया, जिसमें कुछ लिखा हुआ था, शव नहीं, छाया है ये। नष्ट नहीं किया तो साया बन जाएगा। धुआं अब और काला हो गया था, लपटें आसमान तक जा रही थीं। चारों ओर एक अजीब सी कपकपी फैल गई थी। सुबह 4 बजे सब कुछ शांत, भट्ठी बुझ चुकी थी, राख ठंडी थी और जीप धीरे धीरे गांव से दूर निकल गई। 2 दिन बाद गांव की एक महिला ने बताया कि उसने हरिचरण को कुएं के पास खड़ा देखा, वही कपड़े पहने हुए, वही चेहरा, बस उसकी आंखें अब साफ नहीं थीं, धुंधली और खाली थी, जैसे वो सिर्फ शरीर हो, आत्मा नहीं। क्या अनुष्ठान पूरा हुआ या अधूरा रह गया? ये आज भी गांव की गलियों में एक रहस्य बना हुआ है। कुछ रहस्य सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं, पर कभी कभी समझने से अच्छा है उनसे दूर रहना। गांव की वो दोपहर असहनीय गर्मी से तप रही थी, मिट्टी की गंध तक जलती सी लग रही थी। लोग अपने अपने घरों में पंखे और ठंडे पानी की तलाश में छिपे बैठे थे, लेकिन उसी समय गांव के पुराने कुएं के पास अचानक एक चीख गूंजी, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, किसी भी तरह लाश को ठंडा करो। लोग दौड़ पड़े, स्तब्ध और भयभीत। वहां कुएं के पास एक लड़का विवेक जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके सामने एक लाश पड़ी थी। लाश किसी और की नहीं, उसके छोटे भाई आरव की थी। वह सिर्फ 9 साल का था। विवेक और आरव गांव के गरीब लेकिन संस्कारी परिवार से थे। उनके पिता एक छोटे किसान थे और मां गृहिणी। दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था। आरव अक्सर अपने भाई के साथ खेतों तक जाता, कुएं पर पानी भरने में मदद करता और स्कूल में उसकी कॉपियां भी संभालता। लेकिन गर्मी की उस भयंकर दोपहर को आरव अकेला बाहर चला गया। कहा जाता है वो अपने खेत के पास खेलते खेलते कुएं तक चला गया। प्यास लगी थी, उसने बाल्टी से पानी खींचने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर नीचे जा गिरा। कुएं के पास खेल रहे एक और बच्चे ने ये सब देखा और दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। विवेक की दौड़ जैसे ही विवेक को ये खबर मिली, वह नंगे पैर भागा। कुएं तक पहुंचते ही उसने तुरंत रस्सी फेंकी और जैसे तैसे अपने छोटे भाई को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव का शरीर ठंडा पड़ चुका था, सांस नहीं चल रही थी। विवेक पागलों की तरह चिल्लाने लगा, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, शायद ठंडा पानी उसे जगा दे, किसी भी तरह लाश को ठंडा करो। वो नहीं मान रहा था कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके चेहरे पर मिट्टी पोतकर, पानी छिड़ककर, सीने पर हाथ मारते हुए वो बार बार बोल रहा था, आरव उठो ना, देखो मैं आ गया। गांव का सन्नाटा, गांव वाले चुपचाप खड़े थे, कोई भी उसकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। माँ बाप की हालत देखने लायक नहीं थी। माँ बेहोश हो गई और पिता जमीन पर बैठकर पत्थर की तरह स्थिर हो गए। विवेक का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने आरव की लाश को अपने कंधों पर उठाया और गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। भगवान, अगर तू है तो मेरे भाई को लौटा दे, मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा। वो दिन बीत गया, आरव अब वापस नहीं आया, लेकिन उस घटना ने विवेक को बदल दिया। उसने तय किया कि वह अब गांव के बच्चों को तैरना सिखाएगा, सुरक्षा के तरीके बताएगा और गांव में एक बाल सुरक्षा अभियान शुरू करेगा। उसने खुद पढ़ाई में मेहनत की और आगे चलकर आपदा प्रबंधन अधिकारी बना। हर साल वह अपने भाई की याद में गांव के कुएं के पास एक कार्यक्रम रखता है, जिसमें वह बच्चों को बताता है कि खतरों से डरना नहीं, उन्हें समझना और बचना जरूरी है। उपसहार उसे एक चीख, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, ने एक भाई को तोड़ दिया, लेकिन उसी चीख ने एक पूरे गांव को जगाया। अब उस गांव में कोई बच्चा कुएं के पास बिना देखरेख नहीं जाता। सुरक्षा नियमों की बातें स्कूल में सिखाई जाती हैं और विवेक का दर्द अब सैकड़ों बच्चों की सुरक्षा की वजह बन चुका है। गांव के मैदान में भगदड़ मची हुई थी, धूल से भरी गर्म हवाएं चल रही थीं और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। दूर से कोई बुरी खबर की आहट सी महसूस हो रही थी। इसी बीच किसी की घबराई हुई आवाज गूंजी, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, किसी भी तरह लाश को ठंडा करो। लोग दौड़ पड़े, कुछ स्तब्ध, कुछ भयभीत। तभी एक महिला सफेद दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर डर और दृढ़ता का अजीब मिश्रण लिए भीड़ को चीरती हुई आगे आए और एक तंबू की ओर दौड़ पड़ी। ये सब एक राहत शिविर में हुआ, जहां बाढ़ पीड़ित लोगों को अस्थायी रूप से बसाया गया था। जगह थी बिहार का एक छोटा सा इलाका धर्मपुर, जिसे पिछले हफ्ते आई बाढ़ ने तबाह कर दिया था।
शिविर में करीब 200 लोग थे, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं। सभी ने बहुत कुछ खोया था, पर उम्मीद अब भी बाकी थी। उसी शाम अचानक एक बच्चे की चीख गूंजी। एक तंबू के पास एक 12-13 साल का लड़का अतुल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। कोई नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। वहां खड़े एक शख्स अमित, जिसे सब एक सहायक कार्यकर्ता के रूप में जानते थे, चीख पड़ा, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, किसी भी तरह लाश को ठंडा करो। लोग समझ नहीं पाए कि वो लड़का सच में मर गया या सिर्फ बेहोश है। डर और घबराहट के बीच ही वह महिला सरिता दीदी दौड़ती हुई एक तंबू में घुसी। वह राहत टीम की वरिष्ठ सदस्य थी। बाल्टी का पानी सरिता दीदी ने एक कोने से बाल्टी उठाई, जो आधी भरी थी क्योंकि शिविर में पानी की भी किल्लत थी। उसने दौड़ते हुए बाल्टी उठाए और अतुल की तरफ भागी। उसने एक पल की देरी नहीं की। उसने बाल्टी का ठंडा पानी अतुल के शरीर पर डालना शुरू किया, सीने, माथे, पेट, हाथ, हर जगह। सब लोग खामोश होकर देख रहे थे। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक महिला फूट फूट कर रो रही थी, ये मेरा बेटा है, भगवान, इसे कुछ मत करना। चमत्कार या प्राथमिक उपचार। कुछ पल बाद अतुल का शरीर हल्का सा हिला। सरिता दीदी ने तुरंत उसकी नब्ज चेक की। धड़कन बहुत धीमी थी, पर थी। उसने अतुल के मुंह से सांसें लेने की कोशिश की। लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे वक्त थम गया हो। फिर अचानक अतुल की सांसें तेज हुईं। उसका सीना ऊपर नीचे हुआ। उसने आंखें खोलीं। शिविर में जैसे कोई रोशनी फूट पड़ी हो। अमित, जिसने सबसे पहले पानी लाने को कहा था, रो पड़ा। और सरिता दीदी ने राहत की लंबी सांस ली। सच क्या था? बाद में पता चला कि अतुल को हीट स्ट्रोक यूं लगना हुआ था। शरीर का तापमान इतना बढ़ गया था कि वह बेहोश हो गया। अगर समय पर ठंडा पानी और प्राथमिक उपचार न मिलता तो शायद उसका बचना नामुमकिन था। एक महिला की तत्परता। सरिता दीदी सिर्फ एक राहत कार्यकर्ता नहीं थी, बल्कि उन्होंने पहले प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग ली थी। और यही कारण था कि उन्होंने समय गंवाए बिना सही कदम उठाया। उनका वह एक कदम, एक बाल्टी पानी, एक जान बचा गया। अंतिम दृश्य। अतुल अब स्वस्थ है। माँ ने उसे सीने से लगाकर चूमा और पूरा शिविर तालियों से गूंज उठा। सरिता दीदी की आंखें भी नम थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था, शिविर की एक दीवार पर यह पंक्ति लिखी गई, कभी कभी एक बाल्टी पानी एक जीवन की सांस बन जाता है। गांव की वह सुनसान कोठरी, जहां सिर्फ चांद की रोशनी ही अंधेरे को चीर पाती थी, आज खून की गंध से भर गई थी। दो लड़के राहुल और विजय एक लाश के सामने खड़े थे। उनके हाथों में फावड़े थे, जिन पर ताज़ा खून चिपक चुका था। पहला वार सिर पर किया। राहुल ने जोर से फावड़ा घुमाया, लेकिन फावड़े की धार कुंद थी। लाश का सिर एक ही वार में नहीं कटा। उसने बार बार वार किए, 1, 2, 3। हर बार फावड़ा गर्दन में धंसता और हड्डियों की चरमराहट गूंजती। आखिरकार छठे वार में सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। अब बारी मेरी। विजय ने फावड़ा उठाया। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने लाश के पैरों पर वार करना शुरू किया। जांघ, घुटने, पिंडली, एक एक हिस्सा अलग होता गया। फावड़े के हर वार के साथ मांस और हड्डियां बिखरती, खून की धाराएं फर्श पर फैलती। विजय ने हाथों को भी काट डाला। उंगलियां अलग अलग जगहों पर छिटक गईं। 20 टुकड़े पूरे हो गए। राहुल ने गिनती की। लाश अब पहचानने लायक नहीं थी। सिर्फ मांस का एक ढेर था, जिसमें से खून रिस रहा था। दोनों ने बोरियां निकाली और टुकड़ों को समेटना शुरू किया। इसे नदी में फेंक आते हैं, विजय ने कहा। राहुल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वे जानते थे कि यह लाश मोहन की थी, वही मोहन जिसने 3 दिन पहले उनकी बहन को बेरहमी से मार डाला था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो उन्होंने खुद ही इंसाफ किया था। अब चलो। राहुल ने बोरियां उठाईं। चांद ने उनकी छाया को लंबा कर दिया। गांव वालों को कल सुबह नदी किनारे मिलेगा एक खूनी पहेली। लेकिन सच कभी नहीं उजागर होगा, क्योंकि कभी कभी इंसाफ भी हिंसा की शक्ल ले लेता है। राहुल और विजय ने खून से लथपथ बोरियां उठाईं। मोहन के कटे हुए अंग अभी भी गर्म थे, जैसे मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हों। बोरियों से रिसता खून उनकी पीठ पर टपक रहा था, मानो पीछा कर रहा हो। चलो, नदी तक पहुंचते ही इन्हें फेंक देंगे, विजय ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। तभी अंधेरे से एक साया उभरा। शांति देवी, गांव की वही बूढ़ी औरत जो हमेशा भट्ठी के पास बैठी रहती थी। उसकी आंखें बोरियों पर टिक गईं, जैसे वह देख रही हो कि अंदर क्या है। एक बार ठीक से भट्ठी तो देख लो, कुछ अंदर रह तो नहीं गया है। राहुल का दिल धक से रह गया। भट्ठी? क्यों? क्या उस बुढ़िया को पता था? विजय ने झट से बोरियां नीचे रखी। नहीं, सब साफ है, उसने जल्दी से कहा।
लेकिन शांति देवी मुस्कुराई। मैंने आज ही सुबह भट्ठी साफ की थी, पर तुम लोगों ने उसमें कुछ जलाया है न? राहुल की सांसें तेज हो गईं। क्या उसने खून के धब्बे देख लिए थे, या फिर हड्डियों की राख? तभी शांति देवी ने बोरियों की तरफ इशारा किया। इसका दाहिना हाथ, वो पूरा नहीं कटा, अंगूठा बचा है। विजय ने बोरी खोली। सच था, मोहन का अंगूठा अभी भी जुड़ा हुआ था, जैसे मौत के बाद भी उन्हें चिढ़ा रहा हो। तुम कैसे जानती हो? राहुल ने गुस्से से पूछा। शांति देवी ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी बहन का शव इसी भट्ठी में जलाया था, और मोहन ने मुझे पैसे दिए थे उसे चुपचाप दफनाने के लिए। एक सन्नाटा छा गया। राहुल और विजय की आंखों में नया खून उबलने लगा। शायद इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ था, अधूरा बदला। हवा में जलते कोयले की गंध थी। भट्ठी का मुंह खुला हुआ था, जैसे किसी अधूरे रहस्य को उगलने को बेताब। राहुल ने डंडा उठाया और भट्ठी के अंदर टटोलना शुरू किया। ठन, धातु की आवाज आई। डंडे की नोक ने किसी चीज को छुआ था। विजय ने मोबाइल की रोशनी भट्ठी में डाली। खून से सनी हुई एक और उंगली वहां पड़ी थी। ये रहा बचा हुआ हिस्सा। राहुल ने डंडे से उंगली बाहर खींची। वह अभी भी गर्म थी, जैसे अभी अभी कटी हो। विजय ने जल्दी से इसे बोरी में डाल दिया। फिर उन्होंने भट्ठी को और गौर से खंगाला। एक कान का हिस्सा, दांतों का एक सेट, खोपड़ी का छोटा टुकड़ा, सब कुछ बोरी में समा गया। अब पूरा हो गया, विजय ने पसीना पोंछते हुए कहा। दोनों ने भारी बोरियां उठाईं। बोरियों का वजन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वह उनकी आत्मा पर भी बोझ की तरह दब रहा था। राहुल ने पीछे मुड़कर भट्ठी की तरफ देखा। अचानक उसे लगा जैसे भट्ठी की लपटों में एक चेहरा उभर रहा हो, मोहन का चेहरा, जो मुस्कुरा रहा था। चलो जल्दी करो। वे तेज कदमों से नदी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में पेड़ों की छायाएं उन पर झपकती लग रही थीं। हर पत्ते की खड़खड़ाहट पर उनकी सांसें थम जाती। तभी विजय ने महसूस किया बोरी से गर्म खून टपक रहा था और उसकी पीठ पर बह रहा था। रुको, उसने बोरी नीचे रखी। जब उसने खोलकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। बोरी के अंदर मोहन का कटा हुआ सिर आंखें खोलकर उन्हें देख रहा था। खामोशी का सौदा। शांति देवी की आंखें बोरियों से चिपकी हुई थीं, जैसे वह उनके भीतर के रहस्य को सूंघ रही हो। हवा में लटकता धुएं और गर्म खून का मिश्रण उस रात को और भी भारी बना रहा था। इसे ले कहाँ जा रहे हो? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दबी हुई चिंता थी। राहुल ने बोरी को कसकर पकड़ा। उसके हाथों से अब भी गर्म खून टपक रहा था। जंगल, उसने कर्कश स्वर में कहा। वहीं जाकर देखेंगे कि क्या करना है इसका। विजय ने शांति देवी की तरफ ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वह उनके मन की बात पढ़ रही हो। हम जब तक लौटकर नहीं आते, तुम कहीं जाना मत, उसने आगे कहा। किसी से कुछ कहना भी नहीं। शांति देवी ने धीरे से सिर हिलाया, मानो कोई गुप्त समझौता हो रहा हो। मैं कुछ नहीं देखना चाहती, बस इतना जानती हूं कि जो हुआ वह न्याय था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल और विजय ने एक बार फिर बोरियां उठाईं और अंधेरे में खोते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। पीछे से शांति देवी की छाया लंबी होती जा रही थी, जैसे वह उन्हें देखते हुए अदृश्य हो गई हो। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और डरावना था। पेड़ों की शाखाएं उन पर झपकती हुई लग रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाहती हो। बोरियों का बोझ हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक विजय रुक गया। सुनो, उसने कान लगाकर कहा। दूर से कोई आवाज आ रही थी, हल्की सी हंसी। राहुल ने पलटकर देखा, कहीं से मोहन की आवाज तो नहीं आ रही थी। बस हमारा दिमाग खेल रहा है, विजय ने खुद को समझाया। लेकिन जब वे आगे बढ़े तो उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। शायद वह खुद उनका डर था, या फिर कुछ और। गांव के बाहर सुनसान सड़क पर दो आदमी तेजी से चल रहे थे। उनके कंधों पर एक भारी बोरी थी, जिसमें कोई चीज हिल डुल रही थी। चांदनी रात में भी उनके चेहरों पर पसीना और डर साफ झलक रहा था। वे लगातार पीछे मुड़कर देखते, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। जल्दी करो, सुबह होने से पहले ये काम खत्म होना चाहिए, पहले आदमी ने हौंफते हुए कहा। मैं जितनी तेजी से चल सकता हूँ, चल रहा हूँ, दूसरे ने गुस्से से जवाब दिया। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद वे एक नहर के किनारे पहुंचे। नहर का पानी काला और गहरा लग रहा था, जैसे वह अपने अंदर सब कुछ निगल सकता हो। एक लड़का, जो उनके साथ था, बोला, इसे नहर में फेंक दो, फिर कोई सबूत नहीं बचेगा, मुसीबत से पीछा छूट जाएगा। दोनों ने कंधे से बोरी उतारी और इधर उधर देखा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। उन्होंने एक बार फिर बोरी को देखा। बोरी के अंदर से हल्की सी कराह निकली, मानो कोई अंतिम बार जीवन की मांग कर रहा हो।
ये अभी भी जिंदा है? दूसरे आदमी ने डरते हुए पूछा। चुप, पहले ने गुर्राते हुए कहा, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो पीछे हट जाओ। उसने बोरी को जोर से उठाया और नहर के किनारे ले जाकर झटके से फेंक दिया। भारी बोरी पानी में गिरते ही गहराई में डूबने लगी। कुछ सेकंड तक पानी में हलचल हुई, फिर सब शांत हो गया। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, लड़के ने कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, पीछे से एक आवाज आई, तुम लोगों ने ये क्या किया? वे चौंक कर पलटे। एक बूढ़ा आदमी, जो शायद नहर के पास छिपा बैठा था, उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और सदमा था। अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहला आदमी बड़बड़ाया। मैंने सब देख लिया, बूढ़े ने कांपते हुए कहा। तुम लोगों ने हत्या की है? दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, या तो इस बूढ़े को भी खत्म कर दो या भाग जाओ। लेकिन बूढ़ा उनके इरादे भांप गया। वह चिल्लाया, मदद, कोई है, यहाँ हत्या हुई है। उसकी आवाज गूंजते ही दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। दोनों आदमियों ने भागने का फैसला किया, लेकिन तभी नहर के पानी से एक चीख निकली, बचाओ मुझे। वे रुक गए। बोरी से निकला हाथ पानी की सतह पर तैर रहा था। किसी तरह बोरी का मुंह खुल गया था और अंदर का शख्स जिंदा था। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। पीछे से गांव वाले दौड़ते आ रहे थे, आगे नहर में मरता हुआ इंसान। और उनकी अंधेरी रात का राज खुलने वाला था। भट्ठी का रहस्य। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। जंगल के किनारे खड़ी पुरानी भट्ठी से धुएं के काले बादल उठ रहे थे, जैसे वहां कोई अशुभ घटना घटी हो। भट्ठी के पास एक महिला बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह बार बार रास्ते की ओर देखती, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। अब तक आए क्यों नहीं? वह धीरे से बड़बड़ाए। तभी दूर से दो लड़कों के आने की आहट सुनाई दी। वे जल्दी जल्दी चले आ रहे थे, उनके कपड़ों पर मिट्टी और धूल लगी थी। महिला ने राहत की सांस ली और उनकी ओर बढ़ी। हो गया काम? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, सब खत्म, पहले लड़के ने हाँफते हुए जवाब दिया। कोई नहीं देख पाया। महिला ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर गहरी सांस लेकर बोली, चलो जल्दी घर चलो, रात हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तीनों तेज कदमों से जंगल के रास्ते घर की ओर बढ़ने लगे। पीछे से भट्ठी की लपटें धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थीं, मानो वह भी उनके रहस्य को अपने में दफन कर रही हो। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? रास्ते में एकाएक पेड़ की डाली से एक कौवा कांव कांव करता हुआ उड़ा। महिला चौंक कर रुक गई। क्या हुआ? दूसरे लड़के ने पूछा। कुछ नहीं, बस, महिला ने दिल को समझाया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। तभी दूर से किसी के खांसने की आवाज आई। तीनों स्तब्ध रह गए। कौन है वहाँ? पहले लड़के ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उन्हें लगा जैसे कोई छाया तेजी से वहां से भाग गई। हमें देख लिया गया है, महिला ने हताशा से कहा। अब क्या होगा? शांत रहो, दूसरे लड़के ने गुस्से में कहा। अगर किसी ने देख भी लिया तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महिला के मन में अब एक नया डर बैठ गया था। क्या उनका रहस्य उजागर हो जाएगा? क्या भट्ठी में छुपा सच कभी बाहर आएगा? वे सभी चुपचाप आगे बढ़े, लेकिन उनके पीछे अब एक और जोड़ी आंखें थीं, जो सब कुछ देख रही थीं। रात का समय था, घड़ी की सुइयां 1 बजे का समय दिखा रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। एक अनजान लड़का, जिसका नाम राहुल था, एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वह महिला को काकी कहकर बुला रहा था। राहुल ने देखा कि सामने एक पुरानी ईंट भट्ठी थी, जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। भट्ठी का गेट खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो। राहुल को ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि बारिश के मौसम में भट्ठियां आमतौर पर बंद रहती हैं। उसने चारों ओर नजर घुमाई, सभी भट्ठियां बंद थीं, सिर्फ यही एक जल रही थी। काकी, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये भट्ठी क्यों जल रही है? राहुल ने पूछा। काकी ने डरते हुए कहा, बेटा, इस भट्ठी के बारे में कई अजीब कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि कई साल पहले यहाँ एक मजदूर की मौत हो गई थी और उसकी आत्मा अभी भट्ठी में फंसी हुई है। राहुल को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक भट्ठी से एक ठंडी हवा का झोंका आया और गेट जोर से बंद हो गया। काकी चिल्लाए, चलो यहाँ से, कुछ गड़बड़ है। लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। उसने भट्ठी के पीछे एक छाया देखी, एक पतला सा आदमी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। राहुल का दिल धड़कने लगा। तभी काकी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। भागो! दोनों तेजी से वहां से भागे।
पीछे से आग की लपटें और भी तेज हो गईं, जैसे कोई उन्हें रोकना चाहता हो। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे तो राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, भट्ठी फिर से बंद थी और आग बुझ चुकी थी। काकी ने सिसकते हुए कहा, आज रात हम बच गए, लेकिन यहाँ फिर कभी नहीं आना। राहुल ने सिर हिलाया। उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कभी कभी रात को जब हवा चलती तो उसे लगता जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा है, भट्ठी खुली है, आ जाओ, भैया जरूर आएंगे। नंदू की आंखों में आंसू थे। उसने गुड़िया को कंधे पर उठाया और दोनों गांव की ओर लौट पड़े। बाकी बच्चे भी रास्ते में मिल गए। सबकी आंखों में राहत थी। गांव पहुंचते ही माँ दौड़ती हुई आए और दोनों को गले लगा लिया। पूरे गांव ने बच्चों की हिम्मत की तारीफ की। उस रात नंदू ने बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब अकेले कहीं मत जाना, ठीक है? गुड़िया ने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, भरोसे और साथ का भी होता है। संकट में अगर हौसला और एकता हो तो अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी मिल ही जाती है। भट्ठी की रहस्य गांव की गलियां रात के सन्नाटे में डूबी हुई थीं। कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभार झींगुरों की झनकार ही सुनाई दे रही थी। एक पुरानी मिट्टी की गली के मोड़ पर कुछ लोग टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में इकट्ठा थे। सामने एक लड़का घबराया हुआ पूछ रहा था, मेरी बहन दोपहर में घर से निकली थी, अब तक नहीं लौटी, तुमने किसी लड़की को देखा क्या? कालू, जो वहीं बैठा था, बोला, नहीं, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। वो जवाब देकर ही आगे कुछ कहता कि तभी उसकी काकी, जो सामने छत पर खड़ी थी, नीचे झांकती हुई बोली, ये तुम्हारी भट्ठी अभी तक क्यों जल रही है? कालू चौंक गया। उसने भट्ठी की तरफ देखा। एक पुरानी ईंटों की भट्ठी थी जो संजय काका के आंगन में बनी थी और उसमें से हल्का धुआं उठ रहा था, जैसे अंदर कुछ सुलग रहा हो। पता नहीं काकी, ये क्यों जल रही है? ये मेरी भट्ठी भी नहीं है, पड़ोसी संजय की है, कालू ने जवाब दिया। अब माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। लड़की के गायब होने की बात, भट्ठी का रात में जलना और संजय काका का घर जो पिछले 3 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि वे रिश्तेदारी में गए थे। नंदू, वही लड़का जिसकी बहन गायब हुई थी, धीरे से बोला, भैया कुछ गड़बड़ है, चलो उस भट्ठी के पास चलते हैं। कालू, नंदू और 2-3 और लड़के लालटेन लेकर संजय काका के घर की दीवार फांद कर अंदर पहुंचे। भट्ठी के पास जाकर देखा तो धुआं अभी भी निकल रहा था और उसमें जलने की हल्की बदबू आ रही थी, कुछ अलग सी, जैसे लकड़ी नहीं कुछ और जल रहा हो। राजू, जो सबसे साहसी था, बोला, ढक्कन खोलो, देखो अंदर क्या है। कालू ने हिम्मत की और ईंटों से बना ढक्कन हटाया। अंदर अंगारे सुलग रहे थे, लेकिन एक कोने में कुछ कपड़े जैसे दिख रहे थे। नंदू की आंखें फैल गईं, ये तो मेरी बहन की चुन्नी लगती है। वो कांप गया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब बात गंभीर हो गई थी। गांव के चौकीदार को बुलाया गया। पुलिस को भी खबर दी गई। सुबह होने तक पूरा गांव उस भट्ठी के पास इकट्ठा हो गया था। जांच में पता चला कि संजय काका के भतीजे रमेश, जो हाल ही में शहर से लौटा था, उस दिन गांव में ही था। पुलिस को शक हुआ और पूछताछ की गई। पूछताछ में रमेश टूट गया और उसने बताया कि नंदू की बहन को उसने जबरदस्ती रोकने की कोशिश की थी, लेकिन जब वह शोर मचाने लगी तो वह डर गया। गलती छिपाने के लिए उसने उसे बेहोश करके भट्ठी में छुपा दिया, लेकिन जलाना नहीं चाहता था, बस डर गया था। भाग्य अच्छा था कि लड़की अब भी जिंदा थी, बेहोशी की हालत में भट्ठी के पीछे रखे कोने में पड़ी मिली। धुएं से उसे नुकसान पहुंचा था, लेकिन समय रहते बचा लिया गया। कालू की सजगता, काकी की एक छोटी सी बात, भट्ठी क्यों जल रही है, और गांव के बच्चों की हिम्मत ने एक जान बचा ली। आग की बदबू। राहुल धीरे धीरे भट्ठी के पास पहुंचा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उसके पिता का व्यवहार अजीब हो गया था। वह रात दरात गायब हो जाते और सुबह तक लौटते। आज भी वह घर नहीं लौटे थे और राहुल को उनकी चिंता सता रही थी। भट्ठी के पास पहुंचते ही उसकी नाक में एक तेज दुर्गंध आई, मांस जलने जैसी। उसका दिल धड़क उठा। उसने ध्यान से देखा तो भट्ठी के अंदर कुछ काला हो रहा था। धुएं के बीच वह एक चमकती हुई चीज देख पाया, एक सोने की अंगूठी जो उसके पिता ने हमेशा पहनी थी। राहुल का खून सूख गया। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाए और भट्ठी में हुए काले मांस को हटाने की कोशिश की। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी, राहुल यहाँ क्या कर रहे हो? वह पलटा तो उसके पिता खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पापा, यह अंगूठी? राहुल ने डरते हुए पूछा। अरे, वो तो कल ही मैंने गिरा दी थी। तुम जानते हो, इस भट्ठी में कभी कभी कचरा जलाया जाता है, पिता ने हंसते हुए कहा। लेकिन राहुल को विश्वास नहीं हुआ।
वह जानता था कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। रात को जब वह सोने लगा तो उसने खिड़की से देखा उसके पिता फिर से भट्ठी के पास खड़े थे और इस बार उनके हाथ में एक बड़ा थैला था जिसमें से लाल रंग की कोई चीज टपक रही थी। राहुल ने ठान लिया कल वह इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे जो भी हो जाए। हड़बड़ाहट और रहस्य कालू अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था जब अचानक रमेश हौंफता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। कालू, भट्ठी में क्या जल रहा है? रमेश ने जल्दी से पूछा, आंखें फैलाकर। कालू ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्यों, क्या हुआ? उसने शांत स्वर में पूछा। मैंने धुएं के गुबार देखे और एक अजीब सी गंध आ रही थी, रमेश ने कहा। माथे का पसीना पोंछते हुए कालू मुस्कुराया और धीरे से उठा। चलो, दिखाता हूं तुम्हें। दोनों झोपड़ी के पीछे बनी छोटी भट्ठी के पास पहुंचे। वहां से निकलता धुआं सचमुच गाढ़ा था और हवा में एक तीखी गंध फैली हुई थी। रमेश की जिज्ञासा बढ़ गई, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं, फिर यह सब क्या है? उसने पूछा। कालू ने भट्ठी का ढक्कन हटाया। अंदर कुछ जड़ी बूटियां जल रही थीं, जिनसे नीले रंग की लपटें उठ रही थीं। यह मेरी दादी का नुस्खा है, कालू ने समझाया। इन जड़ी बूटियों का धुआं आसपास के जहरीले कीड़ों को भगाता है। आज सुबह मैंने देखा कि गांव के कुछ बच्चों को बिच्छू ने काट लिया था, तो मैंने ये धुनी जलाई। रमेश की घबराहट शांत हुई। उसे अब अपनी हड़बड़ाहट पर हंसी आने लगी। तुम्हारी इस आदत ने तो मेरी जान ही निकाल दी, कालू। इतना रहस्यमय बना कर रखते हो। कालू हंसा। जिंदगी में थोड़ा रहस्य तो होना ही चाहिए, नहीं तो मजा कहाँ। दोनों मित्र वहां बैठकर गांव की बातें करने लगे और भट्ठी से उठता धुआं धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। रहस्यमयी भट्ठी गांव के बाहर जंगल की किनारे पर कालू की छोटी सी झोपड़ी थी। उसके पास ही एक पुरानी भट्ठी थी जिसमें वह कभी कभी मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन आज उस भट्ठी से अजीब तरह की लपटें निकल रही थीं और आसपास एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। रमेश, जो गांव का सबसे जिज्ञासु लड़का था, वहां से गुजर रहा था कि उसकी नजर भट्ठी पर पड़ी। वह तुरंत कालू के पास पहुंचा और डरा हुआ सा बोला, कालू, ये भट्ठी में क्या जल रहा है? ये लपटें, ये गंध, कुछ तो गड़बड़ है। कालू, जो अभी तक अपने काम में व्यस्त था, सिकपकाते हुए ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, फिर वह जल्दी से शांत हो गया। मुझे नहीं पता, कोई जानवर कूद गया होगा, वही जल रहा होगा। रमेश को कालू की बात पर यकीन नहीं हुआ। जानवर? पर इतनी तेज गंध तो किसी जानवर से नहीं आती। और ये नीली लपटें? कालू, तुम कुछ छुपा रहे हो। कालू ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, अच्छा, सच बताता हूँ, पर तुम किसी को नहीं बताओगे। रमेश ने सिर हिलाया। कालू ने उसे भट्ठी के पास ले जाकर ढक्कन हटाया। अंदर कुछ अजीब जड़ी बूटियां जल रही थीं, जिनसे नीली आग निकल रही थी। ये मेरे बाबा का राज है, कालू ने फुसफुसाते हुए कहा। इन जड़ी बूटियों से बनी धूनी बुरी आत्माओं को दूर भगाती है। पिछले कुछ दिनों से मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद कोई भूत हो, इसलिए मैंने ये जलाया है। रमेश की आंखें फैल गईं। पर भूत होते भी हैं। कालू ने कंधे उचकाए। पता नहीं, पर बाबा कहते थे कि इस धुएं से सब बुरी शक्तियां भाग जाती हैं। रमेश ने सोचा कि शायद कालू सही कह रहा है। उसने भी भट्ठी की तरफ देखा और अचानक उसे लगा जैसे धुएं में कोई छाया दिखी। वह चीखने ही वाला था कि तभी एक बिल्ली वहां से कूदकर भागी। अरे, बस यही तो भूत था, रमेश हंसते हुए बोला। कालू भी मुस्कुराया। हो सकता है, पर फिर भी सावधानी अच्छी होती है। दोनों दोस्त वहीं बैठकर भट्ठी की आग देखने लगे और धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराने लगा। जंगल से आती हुई हवा में अब वही जड़ी बूटियों की खुशबू फैल रही थी। शायद सचमुच में कुछ रहस्यमय था वहां, या फिर बस उनकी कल्पना। भट्ठी का रहस्य। गांव के बाहर स्थित पुरानी ईंट भट्ठी के पास रोहित खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन में दबे एक चमकदार वस्तु पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक बड़ा सा चांदी का कड़ा था जिस पर फूलों की नक्काशी थी। कड़ा थोड़ा मटमैला हो चुका था, मानो काफी समय से जमीन में दबा हो। रोहित ने कड़ा उठाया और उसे अच्छी तरह साफ किया। कड़ा चमक उठा। वह खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और उसे अपनी काकी को दिखाया। काकी, देखो, मुझे ये कड़ा भट्ठी के पास मिला है। काकी ने जैसे ही कड़े को देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। वह चीख उठी, अरे, ये तो मेरी बेटी राधा का कड़ा है। ये यहाँ कैसे आ गया? राधा तो पिछले साल शादी करके दूसरे गांव चली गई थी। उसने ये कड़ा हमेशा पहना था। रोहित हैरान रह गया। पर काकी,
ये कड़ा तो भट्ठी के पास मिला है, वह भी जमीन में दबा हुआ। काकी की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, कहीं किसी ने मेरी बेटी को भट्ठी में जला तो नहीं दिया। पर ऐसा क्यों कोई करेगा? रोहित ने काकी को शांत करते हुए कहा, नहीं काकी, ऐसा नहीं हो सकता। शायद राधा बहन यहाँ आई थी और उनका कड़ा गिर गया हो। लेकिन काकी को यकीन नहीं हुआ। वह बेचैन हो उठी। नहीं, राधा तो कभी यहाँ नहीं आई। उसका ये कड़ा कभी नहीं खुलता था। इसे तोड़कर ही निकाला जा सकता है। दोनों तुरंत भट्ठी के पास पहुंचे। काकी ने वहां जमीन को ध्यान से देखा। तभी उन्हें एक और चीज नजर आई, एक टूटा हुआ कांच का चूड़ा। ये तो राधा का ही है। काकी का दिल धड़कने लगा। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। रोहित ने तुरंत गांव के सरपंच को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस आ गई और भट्ठी की खुदाई शुरू की। जब उन्होंने भट्ठी के एक कोने को खोदा तो वहां से एक सुनहरी चूड़ियों का सेट और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन मिला। पुलिस अधिकारी ने गंभीर होकर कहा, यहाँ कुछ गलत हुआ है। ये सामान किसी लड़की के हैं और ये जानबूझकर यहाँ छुपाए गए लगते हैं। कुछ दिनों बाद पता चला कि राधा की शादी एक झूठे परिवार में हुई थी। उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया और अंत में उसकी हत्या कर दी। उसका शव भट्ठी में जला दिया गया था, लेकिन कड़ा और कुछ गहने बच गए थे। काकी तो जैसे टूट ही गईं। पूरा गांव सदमे में था। रोहित ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काकी, मैंने नहीं सोचा था कि यह कड़ा इतना बड़ा रहस्य खोलेगा। काकी ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। कुछ महीनों बाद राधा के ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने भट्ठी के पास एक छोटी सी यादगार बनाई, जहां हर साल राधा की याद में दीपक जलाया जाता था। रोहित अब भी कभी कभी उस कड़े को देखता तो उसे लगता जैसे राधा बहन कह रही हो, धन्यवाद छोटे भाई। वही कड़ा अंधेरा हो रहा था। रोहित के हाथ से टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे उसकी उंगलियों का जोर खत्म हो गया हो। उसकी काकी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें डरी हुई सी फैल गई थी। पर ये तो वही कड़ा है ना? काकी का स्वर टूट रहा था, जो मैंने राधा को उसकी शादी पर दिया था। देखो ना, इसके अंदर वाली तरफ रक्त लिखा है। मैंने खुद ही लिखवाया था। रोहित ने कड़े को पलट कर देखा। सच था, चमकदार चांदी के अंदरूनी हिस्से पर हल्के से रा अंकित था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। महीने भर पहले ही तो बहन को ये कड़ा दिया था, ये यहाँ कैसे आ गया? उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। राधा बहन तो पिछले महीने ही ससुराल गई थी। उसने खुद उन्हें गाड़ी में बैठते देखा था। उनकी कलाई पर यही कड़ा चमक रहा था। नहीं नहीं, ये किसी और का कड़ा होगा, रोहित ने अपने आप से कहा। आवाज कांप रही थी, शायद बाजार में ऐसे ही कोई दूसरा कड़ा। काकी अचानक उठकर खड़ी हो गई। चलो अभी राधा को फोन करते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने तेजी से फोन उठाया। डायल करते हाथ कांप रहे थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। सब्सक्राइब बिजी, फिर से कोशिश करते हैं, काकी ने घबराए आवाज में कहा। 5वीं कोशिश पर भी वही जवाब। रोहित के माथे पर पसीना आ गया। उसकी नजर कड़े पर गई जो अब मेज पर पड़ा था। चांदी पर पड़ा एक धब्बा उसे अजीब लगा। उसने उंगली से छुआ तो लगा जैसे, काकी, ये जले हुए का निशान तो नहीं? काकी ने कड़ा छीन कर देखा। उनके हाथों में एक अजीब सी कपकपी थी। अचानक उन्हें कुछ याद आया। रोहित, कल रात मैंने एक सपना देखा था। राधा मुझे कुछ कह रही थी। वो अपनी कलाई दिखा रही थी जहां से कड़ा गायब था। रोहित ने अपनी सांस रोक ली। उसकी रीढ़ में एक सनसनी दौड़ गई। काकी, क्या हमें राधा बहन के ससुराल जाना चाहिए? काकी ने कुछ देर सोचा, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, अभी। रात के अंतिम बस से वे दोनों जल्दी जल्दी सामान बांधने लगे। रोहित ने कड़े को एक कपड़े में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले, दूर आसमान में बिजली कड़की। कड़क, एक लंबी डरावनी गड़गड़ाहट ने पूरे गांव को हिला दिया। रोहित ने ऊपर देखा तो उसे लगा जैसे बादलों के बीच कोई छाया तेजी से गुजरी हो, एक स्त्री की छाया जिसकी कलाई पर कुछ चमक रहा था। काकी ने भी देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राधा, मेरी बेटी। बस स्टैंड की ओर बढ़ते हुए रोहित ने अपनी जेब में हाथ डाला। कड़ा गर्म हो रहा था, जैसे कोई जीवित वस्तु। भट्ठी का सच, रोहित के हाथ कांप रहे थे। कड़े से मिले जले हुए निशान और राधा बहन का फोन न लगना, ये सब उसके दिमाग में चक्कर काट रहा था। काकी तो जैसे सदमे में थी, लेकिन रोहित ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। नहीं, हमें पक्के सबूत चाहिए, उसने अपने आप से कहा और फावड़ा उठाया।
भट्ठी के आसपास की जमीन खोदना शुरू किया। हर फावड़े के साथ उसका दिल धक धक करता। मिट्टी उछल उछल कर गिर रही थी, जैसे कोई डरावना राज बाहर आने को बेचैन हो। तभी ठन, फावड़े को कुछ कड़ा लगा। रोहित ने झुककर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मिट्टी में एक जला हुआ हाथ का टुकड़ा दबा था, उंगलियां सिकुड़ी हुई, नाखून काले पड़ चुके, और सबसे भयावह कलाई पर चांदी का एक टूटा हुआ कड़ा। काकी, ओ काकी, रोहित की आवाज में दहशत थी। ये देखो, हमारी गुड़िया को किसी ने जला दिया। काकी वहां आई और जैसे ही उन्होंने वह भयानक नजारा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। नहीं, मेरी बेटी, मेरी राधू। रोहित ने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि नंबर डायल नहीं हो पा रहा था। तभी कर्रर, भट्ठी के अंदर से एक डरावनी आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। रोहित और काकी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, क्या वो आवाज राधा की थी? अचानक भट्ठी के अंधेरे मुंह से एक सफेद धुएं का गुबार निकला, जो हवा में एक आकृति बनाता हुआ ऊपर उठने लगा। एक स्त्री की आकृति, जिसकी कलाई पर चमकदार कड़ा था। माँ! हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे जला दिया गया। काकी बेहोश हो गईं। रोहित ने जैसे तैसे 100 पर कॉल किया और चीखकर बताया, जल्दी आओ। हत्या, भट्ठी, मेरी बहन। पुलिस आई तो भट्ठी की पूरी खुदाई हुई। मिला जली हुई हड्डियां, सोने के गहनों के टुकड़े और एक पिघला हुआ मोबाइल फोन। 1 सप्ताह बाद राधा के ससुराल वाले गिरफ्तार हुए। पता चला दहेज के लिए उन्होंने राधा को जिंदा जला दिया था। आज भी कहते हैं, अमावस की रात को भट्ठी के पास एक औरत की आकृति दिखाई देती है, जिसकी कलाई पर चांदी का कड़ा चमकता है और हवा में फुसफुसाहट गूंजती है, मुझे न्याय दिलाओ। भट्ठी में जलती जवानी गांव की शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें भी अब डूबने को थीं। तभी अचानक चीखों की आवाज से पूरा गांव स्तब्ध हो गया। बचाओ, कोई तो बचाओ मेरी बेटी को। यह आवाज थी रमा की, जो अपनी बेटी कविता को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। रमा के पीछे उसका भतीजा राहुल भागा चला आ रहा था। दोनों की सांसें फूली हुई थीं, आंखों में आंसू और चेहरे पर मौत सा सन्नाटा था। वे सीधे गांव के प्रधान हरिसिंह के घर पहुंचे। रमा ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। प्रधान जी, दरवाजा खोलिए, किसी ने मेरी बेटी को भट्ठी में जला दिया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। अंदर से हड़बड़ाहट की आवाज आए और क्षण भर में ही प्रधान ने दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखें अभी नींद से धुंधली थीं, लेकिन रमा के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। क्या कहा तुमने? कविता को किसने जलाया? प्रधान ने पूछा। रमा सिसक रही थी। वो दुष्ट रज्जन, उसने मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। भट्ठी में उसके कपड़े और बाल सब जल गए। राहुल ने बताया, मैंने देखा, कविता दीदी जलती हुई भट्ठी से निकलकर भाग रही थी, लेकिन रज्जन ने उसे वापस धकेल दिया। प्रधान का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। रज्जन गांव का ही एक लड़का था, जिसे कविता से जबरन शादी करने का ख्वाब था। कविता ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था और आज उसने बदला लेने के लिए ये भयानक काम किया था। चलो, अभी पुलिस को खबर करते हैं, प्रधान ने कहा। लेकिन रमा चिल्लाई, पहले मेरी बेटी को बचाओ, वो अभी भी जिंदा है। अस्पताल ले चलो। राहुल ने तुरंत गाड़ी का इंतजाम किया और कविता को निकट के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। इधर गांव के लोगों ने रज्जन को पकड़ लिया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्साए भीड़ ने उसे घेर लिया। इसी ने नारकीय काम किया है, लोग चिल्ला रहे थे। जब पुलिस आई तो रज्जन ने शुरू में सब इनकार किया, लेकिन जब भीड़ ने उसे पीटना शुरू किया तो वह घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा अगर वो मेरी नहीं होगी तो किसी और की भी नहीं। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। रमा अस्पताल में अपनी बेटी के बिस्तर के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। कविता की जलती हुई सिसकियां अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। और रज्जन का अंधा प्यार, जो नफरत में बदलकर एक जवान लड़की की जिंदगी को भस्म कर गया था। गांव की शाम ढल रही थी। चौपाल पर इकट्ठे हुए लोगों के बीच प्रधान जी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। काकी की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी हर बात सुनकर गांव वालों के दिल दहल उठे। प्रधान जी, मेरी गुड़िया, मेरी राधा। काकी का गला भर आया। आज सुबह वो हमेशा की तरह सज धजकर स्कूल गई थी। उसने नया लहंगा पहना था, शर्ट पहनी थी। मैंने कहा भी था कि अभी इतना श्रृंगार क्यों करती है, पर वो तो हंसकर टाल देती थी। अब शाम हो गई और वो लौटकर नहीं आई। प्रधान जी ने गंभीर होकर पूछा, क्या किसी ने उसे आखिरी बार देखा था?
गांव के रामू ने बताया, हाँ प्रधान जी, मैंने उसे स्कूल से लौटते हुए देखा था। वो अकेली ही चली आ रही थी। फिर वो पीपल के पेड़ के पास से गुजरी और उसके बाद किसी ने नहीं देखा। काकी फिर से रो पड़ी, मेरी बेटी कोई बदचलन नहीं है प्रधान जी, वो इतनी मासूम है, किसी ने उसे भगा लिया होगा या कुछ और हुआ होगा। प्रधान जी ने तुरंत फैसला सुनाया, सब लोग अभी अपने अपने घरों में जाकर टॉर्च ले आओ, हम पूरे गांव और आसपास के खेतों में ढूंढते हैं। रामू, तुम पुलिस को खबर करो। गांव वाले जैसे ही इकट्ठे होने लगे, अचानक काकी के पड़ोसी सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, प्रधान जी, पीपल के पेड़ के पास ये चूड़ी पड़ी हुई है, ये तो राधा की है। काकी ने चूड़ी को पहचान लिया और बेहोश हो गईं। प्रधान जी ने सख्त आवाज में कहा, अब देर नहीं करनी है, सब लोग मिलकर खोजो, किसी ने जरूर उस बेटी का अपहरण किया है। थोड़ी देर बाद गांव के किनारे वाले खेत में एक अजनबी आदमी दिखा जो जल्दी जल्दी चल रहा था। गांव के युवकों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वह शहर से आया था और राधा को बहला फुसलाकर ले जा रहा था। कुछ ही देर में राधा को एक टूटी हुई झोपड़ी में बंद पाया गया। वह डरी हुई थी पर सुरक्षित थी। जब काकी ने उसे गले लगाया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। प्रधान जी ने गांव वालों को समझाया, हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। आज तो राधा बच गई, पर कल किसी और के साथ ऐसा न हो। काकी ने राधा को सीने से लगाते हुए कहा, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी बेटा। और फिर गांव में एक बार फिर शांति लौट आई, पर सबक यही रहा कि सावधानी ही सुरक्षा है। प्रधान जी का हाथ कांप रहा था जैसे ही उन्होंने थानेदार को फोन लगाया। साहब, हमारे गांव के पास वाली भट्ठी में एक आग जला हाथ मिला है और एक कड़ा भी। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। थानेदार ने तुरंत पुलिस टीम भेज दी। उधर गांव में अफरा तफरी मच गई। औरतें डर से एक दूसरे से चिपक गईं, तो मर्द हाथों में लाठियां लेकर भट्ठी की तरफ दौड़ पड़े। ये कड़ा तो सुनीता का है, गांव की बुजुर्ग दादी ने चीखते हुए पहचान लिया। सुनीता गांव की वही 18 साल की लड़की जो 3 दिन से गायब थी। उसकी मां तो जैसे पत्थर की मूरत बनकर रह गई। प्रधान जी ने पुलिस को बताया, सुनीता कल रात घर नहीं लौटी। हमने सोचा शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होगी, लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भट्ठी के मजदूरों ने बताया, कल रात भट्ठी मालिक का बेटा यहाँ आया था। वो सुनीता को बार बार छेड़ता था। रात का वही डरावना सच पुलिस ने भट्ठी मालिक के बेटे राहुल को पकड़ लिया। पहले तो वह इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने धमकाया तो उसने सब कबूल कर लिया। हाँ, मैंने सुनीता को यहाँ बुलाया था, लेकिन वो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुई। गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया, वह भट्ठी में गिर गई। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। इस हत्यारे को जिंदा जला दो, चिल्लाते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने राहुल को बचाते हुए उसे थाने ले जाया, लेकिन गांव वालों का दर्द शांत नहीं हुआ। अंत में बची सिर्फ यादें। सुनीता की मां ने उसका कड़ा छाती से लगा लिया। मेरी बेटी, तू तो कहती थी इस कड़े के साथ तेरी शादी होगी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि सूनापन बह रहा था। प्रधान जी ने सिर झुकाकर कहा, अब हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी होगी, पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते। और फिर गांव की चुप्पी में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अगली बार किसी और की बेटी का कड़ा ऐसे ही मिलेगा? बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज